हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है हमारा क्लास 6th से चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें कौन कौन सी मेन बातें होनी चाहिए, क्या क्या उसमें अलग होना चाहिए दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म से, और क्या क्या मेन बातें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ओके, तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट में हमने ये पार्ट, डेमोक्रेसी का पार्ट, ओके, डेमोक्रेसी का पार्ट कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें वहाँ के पर्सन, जो कंट्री होती है वहाँ के पर्सन खुद रूल करेंगे। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट में काम करेंगे। उसके बाद हमने और भी बातें देखी थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर एक अडल्ट पर्सन, जो कंट्री होगी, कंट्री की हर एक अडल्ट पर्सन जिसकी एज 18 ईयर और मोर देन 18 ईयर होगी, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। वो वोट कर सकता है इलेक्शन में। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देखा था सिटीजन इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके, हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग वो कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जो कंट्री के लिए लिया जाना है उसके बारे में पूछ सकता है। ओके, सभी को फ्रीडम और इक्वलिटी मिलेगी। ओके, सभी अपने अकॉर्डिंग कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन ओनली लॉज तक। ठीक है, लॉज के बाद किसी मतलब अगर किसी जब तक कोई लीगल वर्क करता है तब तो ठीक है। अगर कोई इलीगल वर्क करता है तो उसको फिर कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। सभी के साथ इक्वल बिहेव होगा, किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एजुकेशन से रिलेटेड सभी को राइट्स होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा कंट्री का वो सभी को राइट्स की गारंटी भी देगा कि सभी अपने राइट्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स थे कि अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पर ये सब बातें ज़रूर फॉलो होंगी। साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री दैट हैज़ पीपल और सेवरल रेसिस। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग टाइप के रेसिस होते हैं। मतलब रेसिस से यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ब्लैक होती है और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी स्किन वाइट होती है। तो सोसाइटी में हमेशा से ये बात मानी जाती है कि जिनकी स्किन वाइट होती है वो अच्छे लोग होते हैं और जिनकी स्किन ब्लैक होती है वो बुरे लोग होते हैं। ठीक है, ब्लैक जो पर्सन होंगे वो हमेशा वाइट के कंट्रोल में रहेंगे। जैसा वाइट पर्सन, जैसा वाइट स्किन वाला पर्सन कहेगा, ब्लैक स्किन वाले पर्सन हमेशा उसी को फॉलो करेंगे। कभी भी अपनी फ्रीडम या अपने बारे में सोचने से पहले वो वाइट स्किन वाले जो पर्सन हैं उनके बारे में सोचेंगे। तो साउथ अफ्रीका कंट्री की बात हो रही है कि वहाँ पर मोस्टली जो पर्सन है वो इस तरह अलग अलग रेसिस से हैं। देयर आर ब्लैक पीपल who बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट्स who कम अदर who कम देयर टू सेटल, एंड इंडियन who कम एज लेबरर एंड ट्रेडर। ठीक है, कुछ पर्सन तो ऐसे हैं जो ब्लैक पर्सन है जो साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। कुछ पर्सन, कुछ वाइट पर्सन ऐसे हैं जो कहीं से आए हैं वो और वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। कुछ इंडियन हैं जो एज ए लेबरर, मतलब एज ए लेबर वर्क करने के लिए वो आए थे या ट्रेडिंग करने के लिए वो आए थे, इसलिए वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें अब काफ़ी टाइप के पर्सन, अलग अलग रेस के पर्सन वहाँ पर रह रहे हैं। माया नेडो, एन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोन्सबर्ग। ठीक है, तो माया नेडो जो थी वो एक 11 साल की ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल है जो कहाँ पर रह रही है, जोन्सबर्ग में। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर
ओल्ड बॉक्सेस। ओके, वो अपनी माँ की हेल्प कर रही है जो ओल्ड बॉक्सेस है उनको क्लियर करने में। सी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। वो एक बुक देखती है, एक स्क्रैप बुक मिलती है उसको जिसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स लगी हुई है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लगे हुए हैं। देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज। उसने देखा कि उन सभी पिक्चर में एक यंग स्कूल बॉय है और जिसकी एज अराउंड 15 ईयर होगी, 15 साल का वो होगा। When she asked her mother who the boy was, जब उसने पूछा अपनी माँ से कि वो लड़का कौन है, she was told that he was called हेक्टर पीटरसन। उसने बोला कि ये कौन है, ये हेक्टर पीटरसन है। he had been शूट बाय द पुलिस। इसने पुलिस ने क्या कर दिया था, इसको शूट कर दिया था। माया वाज शॉक्ड, माया एकदम से शॉक हो गई, बिल्कुल मतलब वो एकदम से उसको झटका लगा, वो शॉक हो गई, घबरा, मतलब एकदम से ये होता है ना कि जिस चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती अगर हमें फील हो, वो ऐसा सुनाई दे तो एकदम से मतलब वो अचंभे में आ गई। वाई, क्यों, उसने पूछा। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थेड लॉज। ओके, तो उसकी माँ ने बताया कि पहले साउथ अफ्रीका में, बहुत दिनों पहले साउथ अफ्रीका में अपार्थेड लॉज चलते थे। मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो ब्लैक और वाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चलते थे। ठीक है, ब्लैक और वाइट के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, रंग भेदभाव जिसको हम बोलते हैं, वो लॉज चलते थे। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब रेस के अकॉर्डिंग, आप ब्लैक हो आप वाइट हो तो उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था उसको अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। ओके, तो साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक तरफ वाइट, एक तरफ ब्लैक, एक तरफ इंडियन और एक तरफ कलर्ड रेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लाइव नियर ईच अदर एंड इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी। ठीक है, तो जो लॉज बने थे उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था कि कोई भी रेस, मतलब चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वो इंडियन हो या वो कलर्ड हो, कोई भी हो, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के आसपास भी नहीं रहेंगे और एक दूसरे की जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ नहीं करेंगे। माया कुड नॉट बिलीव्ड हर ईयर, उसको विश्वास नहीं हो रहा था माँ की बातों पर। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थीड। माया ने देखा कि उसकी माँ जो है वो काफ़ी गुस्से में साउंड कर रही थी जब वो अपार्थीड सिस्टम के बारे में उससे पूछ रही थी, उसको बता रही थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उसने माया को बताया कि उन दिनों में हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंसेज। ओके, तो माया की मदर उसे बता रही है कि उन दिनों में हॉस्पिटल भी अलग अलग होते थे सबके लिए और एम्बुलेंस भी अलग अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मीन्ट फॉर वाइट पीपल would always be well occupied, white one meant for black people was not। okay, तो मतलब जो एम्बुलेंस होती थी वाइट पीपल के लिए वो बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत ही उनकी जो क्वालिटी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती थी। लेकिन अगर वो वाइट के लिए उसको जो ब्लैक पीपल थे वो यूज़ नहीं कर पाते थे, वो उनके लिए नहीं थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस, जो ट्रेन और बसेस थी वो भी अलग अलग होती थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट, जो बस स्टॉप होते थे वो भी अलग अलग होते थे ब्लैक और वाइट पर्सन के लिए। मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि हॉस्पिटल से लेके वहाँ पर एम्बुलेंस, ट्रेन, बसेस और जो बस स्टॉप होते थे वो तक अलग थे, ब्लैक पर्सन के लिए अलग और वाइट पर्सन के लिए अलग। वाइट पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिलती थी, फैसिलिटी मिलती थी, और वो ब्लैक पीपल के लिए नहीं थी। नॉट वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट, जो नॉन वाइट थे, जो ब्लैक थे, वो उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, वो वोट भी नहीं कर सकते थे। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फ्रॉम द वाइट पीपल, मतलब जो बेस्ट लैंड है, जहाँ जो बहुत ही अच्छी ज़मीन है, जहाँ पर हर चीज़ एग्रीकल्चर कर सकते, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते, मतलब इस टाइप की जो अच्छी ज़मीन थी वो सब किसके कंट्रोल में थी, वाइट पीपल के कंट्रोल में थी। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट होते थे वो उनको कैसी ज़मीन दे रखी थी, जो वर्स्ट थी, बिल्कुल ख़राब बंजर ज़मीन जो थी वो किनको दे रखी थी, नॉन वाइट पीपल को।
दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट। इसलिए जो ब्लैक पर्सन थे और जो कलर्ड पीपल थे या जो कलर्ड पीपल थे उनको हमेशा जो वाइट पीपल थे उनसे अलग रखा जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो। ठीक है, एक ब्लैक टाउनशिप है जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसको हम बोलते हैं स्वेटो के नाम से। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर। हेक्टर पीटरसन जो थे वो कहाँ पर रहते थे? स्वेटो में। एंड ही एंड हिज क्लासमेट joined द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। ओके, तो जो हेक्टर पीटरसन थे उनके फ्रेंड और उनके जो क्लासमेट थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था जो किसके अगेंस्ट थे? अफ्रीकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज जो चल रही थी उसके अगेंस्ट थे। दिस वाज द लैंग्वेज दैट ही वाइट स्पोक। मतलब ये वो लैंग्वेज थी जिसको ओनली कौन स्पोक करते थे? अफ्रीकन जो वाइट पर्सन थे वो बोलते थे। और जो वाइट पर्सन थे वो ये चाहते थे कि हर स्कूल में ये चीज़ ये फॉलो होनी चाहिए, सभी इसको पढ़ें। तो वो जो हेक्टर पीटरसन थे वो इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पर्सन जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, जो भी लैंग्वेज उसे बेटर लगे वो उसी में ही पढ़ सकता है। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग forced to learn this language but they want to learn their own language। ओके, तो जो हेक्टर थे और जो अदर स्कूल स्टूडेंट थे वर बीइंग टू उनके ऊपर फोर्स डाला जा रहा था कि वो इस लैंग्वेज को पढ़े, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो अपनी खुद की लैंग्वेज जो जुलू थी उसको उसको पढ़ना चाहते थे, वो अफ्रीकन लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सिलेसली एंड शूट एट द क्राउड। ओके, जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी उन्होंने उस प्रोटेस्ट में जितने भी पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करे थे, कनेक्ट थे, उनके ऊपर शूट कर दिया, उनको बीट किया। पहले तो उनको पीटा, फिर उसके बाद जो भी जितनी भी भीड़ वहाँ पर जमा थी उनके ऊपर शूट कर दिया, गोलियाँ चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर। ठीक है, उनमें से एक गोली किसको लगी? हेक्टर को लगी और वो मर गई। कब? 16 जून 1976 को, 16 जून 1976 को उनकी डेथ हो गई थी उसी प्रोटेस्ट में जब साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उनके ऊपर शूट किया था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन था जो लीड कर रहा था अपार्थाइड सिस्टम, जो ब्लैक और वाइट का जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट खड़ा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दियर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर। ठीक है, और उसके जो सबसे फेमस लीडर रहे क्या नाम था उनका? नेल्सन मंडेला। ओके, अगर आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला कौन थे तो आप बता सकते हो कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका से। और किस पार्टी से रिलेटेड थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से। ओके, उन्होंने भी जो ये अपार्थाइड सिस्टम चला हुआ था इसको ख़त्म करने के लिए इसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी मूवमेंट किए, प्रोटेस्ट किए। फाइनली दे सक्सीड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, और फिर वो लास्ट में अपने प्रोटेस्ट में जो उन्होंने एक मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसमें वो सक्सीड भी हुए। और 1994 में साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री बन गई, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। और एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें हर रेसेस, हर नस्ल, हर पर्सन को, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, इंडियन हो, कलर्ड हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, उन सबको इक्वली कंसिडर्ड किया जाएगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें केस स्टडी दे रखी है किस कंट्री की? साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका में कैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। फिर उन्होंने खुद के लिए प्रोटेस्ट किया, उनके लीडर आए सामने, उनके लीडर ने प्रोटेस्ट किया और एट लास्ट वहाँ की गवर्नमेंट को जो अपार्थाइड लॉज वहाँ पर चले हुए थे उनको ख़त्म करना पड़ा। और सभी पर्सन को, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, इंडियन हो, कलर्ड हो, कोई भी हो, सबको इक्वली कंसिडर्ड किया जाने लगा। ओके, तो ये केस स्टडी हमारे पास किसकी दे रखी है? साउथ अफ्रीका की।
Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. अब हम देखते हैं कि इन सब को जो हमने अभी की स्टडी देखी तो इन सब में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट सम ऑफ की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्किंग होती है वो क्या होती है। दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करेंगे। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो पर्सन के बीच, दो स्टेट के बीच या कोई भी दो पार्टीज़ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इक्वालिटी के बारे में कि कैसे सभी के साथ इक्वली बिहेव करना है। एंड जस्टिस के बारे में कि कैसे सभी के साथ इक्वली, जस्टिस मतलब सभी के साथ इक्वल जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जो पर्सन लॉज फॉलो कर रहा है वो ठीक है, जो लॉज फॉलो नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टिसिपेशन के बारे में। ओके, तो पार्टिसिपेशन क्या होता है। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमें क्यों चाहिए रेगुलर इलेक्शन, क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी। ओके, तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो किसका होता है, पीपल्स का होता है। जो पीपल होते हैं उनका होता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वोटिंग के अकॉर्डिंग जो पीपल होते हैं वो इलेक्शन में अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं और वो लीडर उन सभी पीपल को रिप्रेजेंट करता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। जो ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये उन पीपल के बिहाफ पर क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ओके, In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people। क्योंकि लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को अच्छे से सुने और सभी के मतलब कोई ऐसा डिसीजन ले, कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से सभी पर्सन उससे सेटिस्फाई हो, सभी के लिए वो अच्छे से फॉलो हो सके। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। हर गवर्नमेंट जो होती है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। इंडिया में जो टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का वो कितना होता है, 5 ईयर। ठीक है, जो एक गवर्नमेंट होगी वो कितने साल तक काम करेगी, 5 साल तक। वन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीपल, ओनली दैट पीरियड। जो गवर्नमेंट होगी वो बस ओनली उसी टाइम पीरियड के लिए पावर में आएगी। जैसे ही 5 साल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से गवर्नमेंट सिलेक्ट होगी। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा से पावर में आए तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि कंट्री के जो पीपल होंगे वो दोबारा से उन्हीं को ही इलेक्ट करें। अगर वो दोबारा से इलेक्ट नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कोई और आ जाएगा और गवर्नमेंट भी कोई और पर्सन ही बनाएगा। दिस इज ए मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस दियर पावर इन ए डेमोक्रेसी। और यही मूवमेंट मतलब इलेक्शन का ही टाइम होता है जब एक इंसान, एक पर्सन को पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए उसके पास पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद सिलेक्ट कर सकता है। उसको ये पता चल सकता है कि उसके पास वोटिंग पावर है और इस वोटिंग पावर का यूज़ करके वो किसी को भी जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रूल इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन। ओके, मतलब जो इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। ओके, तो इसी की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को एक लिमिटेड वे में ही यूज कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अच्छे से अपनी पावर को यूज़ नहीं किया तो दोबारा से जब इलेक्शन होगा तो पीपल जो होंगे वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए हमेशा फोकस करती है कि कैसे उसे काम करना है, कहाँ पर काम करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्शन आर यूजुअली, मतलब और भी काफ़ी वे है जिसके अकॉर्डिंग हम जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। इलेक्शन जो होते हैं वो हर 5 साल बाद हेल्ड होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर
अदर वे टू पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और भी काफ़ी वे होते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो पीपल होते हैं वो वोटिंग के अलावा भी जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है उसमें इंटरेस्ट उसमें पार्ट ले सकते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसको गलत भी बता सकते हैं अगर उनको लगता है तो। इन अगस्त 2005 व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मैनी पीपल हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस्ड दियर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। ओके, अगस्त 2005 में क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा, उसकी मनी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था और लोग उसको पे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सभी लोगों ने बिल्कुल एकदम से साफ मना कर दिया था कि हम, जो आपने रूल बनाया है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर जो रेट है, मतलब जो एक्सपेंसेस है, वो मनी है, वो आप इंक्रीज कर रहे हो तो वो हम पे नहीं करेंगे। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंप, उन्होंने काफ़ी रैलीज निकाली, सिग्नेचर कैंपेनिंग की। ओके, क्योंकि ताकि सभी लोग आपस में इकट्ठा मिलकर और गवर्नमेंट को ये बता सके कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन द पीपल ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज। ओके, गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो उसका यूज़ करे, लेकिन जो काम वो कर रही है उसके लिए उसे एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, लोगों को बताना भी पड़ेगा, कंट्री के जो सिटीजन होंगे उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो क्या है, क्यों लिया है, क्या उसके रीजन है। अगर डिसीजन फेयर नहीं है तो उसको वो बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पीपल ही उस डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो डिसीजन किस काम का रहेगा। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले खुद को डिफेंड किया, बताया कि इससे ये होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि रेट इंक्रीज कर देंगे तो वो इंक्रीज रूल वाला पार्ट अपना वापस ले लिया था। ओके, तो द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज इट डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ओके, तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है और वो लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, पीपल जो है वो उनके लिए वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती जिसकी वजह से पीपल उसके अगेंस्ट हो जाए और वो उसके डिसीजन को फॉलो ही ना करे। देयर आर मैनी वे इन विच पीपल एक्सप्रेस दियर व्यू एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। ओके, तो काफ़ी वे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट में पार्ट ले सकते हैं, उसके एक्शन को देख सकते हैं, अगर उनको सूटेबल लग सकता है तो वो और भी स्टेप, मतलब उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंप। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे कोई धरना प्रदर्शन कर दिया, कोई रैली निकाली, कोई स्ट्राइक कर दी, कोई सिग्नेचर कैंपेनिंग कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि पीपल जो है वो उनके अगेंस्ट क्यों है, कंट्री की सिटीजन जो है वो उसके अगेंस्ट क्यों है, ठीक है, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होगी उसको वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थिंक दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो बोथ फॉरवर्ड। अगर कुछ गलत होता है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, तो उसको वापस भी लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी काफ़ी वेज होते हैं जहाँ पर हम गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेके आती है, जो डिसीजन लेती है, उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, टीवी हो गए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करने में। व्हील इट इज़ ट्रू दैट ए डेमोक्रेसी अलो पीपल टू पार्टिसिपेट। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगी वहाँ पर पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी पर्सन
ये भी सच नहीं है कि सभी सेक्शन को या जो सभी सेक्शन ऑफ पीपल है सभी को ही अलाउ हो। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेटिंग इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट फंक्शनिंग। ओके, तो अनदर एक और वे दे रखा है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे हैं जो ये नहीं कर पा रहे, तो वो खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, उसके जो फंक्शन है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। ओके, तो जो मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जैसे दलित हो गई, आदिवासी है, वुमेन है, या और भी कोई कम्युनिटी है, तो वो इन सब के बारे में मतलब सोशल मूवमेंट करके गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है। इफ़ ए कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। ओके, लाइक अगर कंट्री के पीपल अलर्ट है और इंटरेस्टेड है कंट्री को चलाने में, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलावा और कोई भी फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की जो एक कंट्री को अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग वे में चला सके। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर सभी लोगों के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो पीपल चाहते हैं, जो मेजोरिटी में लोग चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो वो एक स्ट्रोंगर कंट्री अपने आप बन जाएगी। So the next time we see a rally winding through the street of our cities and town or village, we should pause to find out what the rally is about. अगर आप आगे से कहीं पर अपने विलेजेस में, टाउन में, सिटीज़ में कहीं पर रैली देखते हो, तो आप उनसे वहाँ उनको रोकना और उनसे पूछना कि वो जो रैली निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, वो इज़ पार्टिसिपेट इन इट, उस रैली में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो क्या प्रोटेस्ट करे, वो किस लिए वो रैली निकाल रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क, और ये सब हमें ये बताएगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे हमारे लिए वर्क कर रही है। ओके, तो अगर आपको कोई रैली दिखे अपने विलेज में, सिटीज़ में, टाउन में, तो वहाँ पर रुकना, देखना रैली को, ये देखना कि उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, उनसे ये पूछना कि वो किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको गलत लगा है, और फिर आपको पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो ठीक है या नहीं है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था पार्टिसिपेटिंग, तो वो हमारा अभी क्लियर हो गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री की फीचर का सबसे फर्स्ट पार्ट पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो पार्टिसिपेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस ओनली हमें ये देखना है कि पार्टिसिपेटिंग में जो पर्सन होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट गलत है। ओके, रिलीज निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो उसको हटाने के लिए अपनी डिमांड भी कर सकते हैं कि ये चीज़ अनफेयर है या ये अनजस्टिस है, तो उसको हटाया जाए। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी की भी हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट की को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए। अलग अलग जो सेक्शन ऑफ पर्सन होते हैं वो भी खुद को ऑर्गेनाइज करके और खुद को ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट के फंक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसी गवर्नमेंट है, अगर एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर सभी पर्सन इक्वल है, सभी को इक्वली राइट है, सभी के जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सभी लोगों के फेवर में होता है, तो वो एक काफ़ी मतलब वो स्ट्रोंगर कंट्री मानी जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा पार्टिसिपेटिंग से रिलेटेड टॉपिक, जो कि फीचर्स ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखेंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो कैसे सोल्व होगा, वो कैसे रिसोल्व होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी, इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, और साथ में इसके क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, राइटिंग अगर
राइट से रिलेटेड की क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी किया है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें सबसे मेन बातें क्या होती है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो उन सब के बारे में कैसे पता चलता है, क्या फीचर्स है, तो उसमें से सबसे पहली पार्टिसिपेटिंग हमने क्लियर की है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।